गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का विषय है इतिहास। टॉपिक है मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था। सब टॉपिक है व्यापारिक संगठन। हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य में गैर कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। यह विकास हमें दो दिशाओं में दिखाई देता है। पहला, व्यापार एवं वाणिज्य का प्रसार। दूसरा, नए नगरों तथा बाजारों की स्थापना। कृषि अर्थव्यवस्था से मगध साम्राज्य को मजबूत आर्थिक आधार मिला, लेकिन इस मजबूत आर्थिक आधार को पूरे भारत में फैलाने का काम व्यापारिक अर्थव्यवस्था ने किया। यहाँ पर हम व्यापारिक अर्थव्यवस्था को व्यापारिक संगठनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। व्यापारिक संगठन मौर्य काल में व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौर्य काल में व्यापार आकस्मिक रूप से विकसित नहीं हुआ, बल्कि वह लंबे आर्थिक परिवर्तन का हिस्सा था, जिसकी शुरुआत मौर्य काल से पहले हो चुकी थी। इसका उल्लेख हम 600 बीसी से 300 बीसी के बीच देखते हैं, जहां पर श्रेणियों का उद्भव हुआ, व्यापारिक संगठनों का उद्भव हुआ और शहरीकरण की शुरुआत होती है। मौर्य शासन द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के कारण इसमें तेजी से फैलाव हुआ। मौर्यकालीन शिल्पी। मौर्यों के अधीन शिल्पियों की संख्या में वृद्धि हुई। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिल्पियों की संख्या में वृद्धि हुई। प्रत्येक श्रेणी नगर के एक भाग में रहती थी, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के सदस्य एक साथ रह सकते थे और कार्य कर सकते थे। आमतौर पर देखा जाता है कि इनमें व्यापारिक संबंध होता था। ज्यादातर पुत्र अपने पिता के व्यवसाय को अपनाते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि हस्तशिल्प वंशानुगत होता था। अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि मौर्य काल के बाद ये श्रेणियां काफी शक्तिशाली हो गई थी। मैग्स्थनीज ने भी श्रेणियों की गणना 7 जातियों या वर्गों में की है। इस काल की प्रमुख श्रेणियां हैं विभिन्न प्रकार के धातुकर्मी, बढ़ई, कुंभकार, चर्मकार, चित्रकार, बुनकर इत्यादि। इस काल के व्यापारी। इस काल में शिल्पियों के समान व्यापारी भी श्रेणियों में विभक्त थे। मौर्यों के शासनकाल में राज्य प्रशासन व्यापार के संगठन पर भी ध्यान देता था और ध्यान दिया। इस प्रकार प्रशासनिक नियंत्रण से व्यापार और उत्पादन में सुधार हुआ। यहाँ पर प्रशासनिक नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि राज्य ने सीधे श्रेणी संगठनों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और उसे बदलने की कोशिश की। राज्य श्रेणी संगठनों के आंतरिक मामले में तभी हस्तक्षेप करता था जब विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। राज्य का नियंत्रण वस्तुओं के वितरण तक ही सीमित होता था।
मौर्य राज भी कुछ वस्तुओं का उत्पादक करता था। राज्य ने कुछ शिल्पियों को लघु उद्योग के रूप में विकसित किया। यहाँ पर हम एक नई चीज देखते हैं, राज्य वस्तुओं का स्वयं उत्पादन कर रहा है और कुछ शिल्पों को लघु उद्योग के रूप में विकसित कर रहा है। इसके लिए राज्य ने अस्त्र बनाने वाले, जहाज बनाने वाले, पत्थर काटने वाले शिल्पियों को सीधे नियुक्त किया और इन शिल्पियों से राज्य कर नहीं लेता था। इसका कारण यह था कि राज्य को ये अनिवार्य श्रम देते थे। लेकिन सूत काटने वाले, भुनक तथा खानों में काम करने वाले शिल्पियों से राज्य कर लेता था। वस्तु और व्यापार और वस्तु उत्पादन को व्यवस्थित करने के लिए सारे कार्य राजनीति का हिस्सा थे। एक मौर्य राज्य की राजनीति का हिस्सा था व्यापार और वस्तुओं को व्यवस्थित करना। मैस्त्रीन ने वाणिज्य अधीक्षक का जिक्र किया है, जो वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करता था और बाजार में कृषि वस्तुओं की मात्रा को बहुत अधिक आ जाने की स्थिति में हस्तक्षेप करता था। बाजार में कृषि वस्तुओं की बहुत मात्रा में आ जाने से वह हस्तक्षेप करता था। अर्थात में उसका उल्लेख पराध्यक्ष के रूप में हुआ है। अर्थात में अन्य अधिकारियों का भी उल्लेख है। ये अधिकारी हैं समस्थाध्यक्ष। यह बाजार का निगरानी बाजार की निगरानी करता था और व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। अगला अधिकारी है पटवाध्यक्ष। यह माप तौल का अधिकारी था या इसे माप तौल अधीक्षक भी कहते थे। यह माप तौल के स्तर पर सख्त नियंत्रण रखता था। अगला अधिकारी है नावाध्यक्ष। वह नदी यातायात पर नियंत्रण रखने में सहायता करता था। इसके अधीन राज्य की नावें रहती थी जिनसे यातायात होता था। अगला अधिकारी है शुल्काध्यक्ष। सभी व्यापारियों को कर और चुंगी देना पड़ता था। मौर्य काल में सभी अधिकारियों को कर और चुंगी देना पड़ता था। यह शुल्क वस्तु के मूल्य का 1/5वां हिस्से से 1/25वां हिस्से तक होता था। इस शुल्क की वसूली का काम शुल्काध्यक्ष नामक पदाधिकारी करता था। धन्यवाद।